प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने पाठ्यक्रम पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, आपकी अंक योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के। अब आपको पाठ्यक्रम याद हो गया होगा। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें एक 10 अंकों का जो प्रश्न आता आपका, वो है रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति। इस पर हमने 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ा है। और इसी प्रथम प्रश्न पत्र में आपके आधुनिक काव्य संग्रह एक पाठ्य पुस्तक संचालित है, जिसमें 11 कवियों की कविताएं पाठ्यक्रम में लागू की गई है। तो आपके आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक प्रश्न 12 अंकों का आएगा, जिसमें प्रमुख आधुनिक काल की जो काव्य धाराएं हैं उनके कवियों का संक्षिप्त परिचय और प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रश्न बनेगा, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत आदि पर साठोत्तरी कविता आदि। इन विषयों पर 2 प्रश्न आपके आएंगे अथवा में आएंगे, उनमें से एक आपको करना 16 अंकों का प्रश्न। तो पिछली जो 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें मैंने भारतेंदु युगीन प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय और भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों पर यानी विशेषताओं पर मैंने विशेष रूप से आपको पढ़ाया है, काफ़ी चर्चा की हमने। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली जो आधुनिक युग की काव्य धारा है वो द्विवेदी युगीन काव्य धारा, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कक्षा को हम आरंभ करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुने। द्विवेदी युगीन जो प्रमुख साहित्यकार है या द्विवेदी युग का जो कालखंड है वो है 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने जो द्विवेदी युगीन काव्य को भारतेंदु युगीन काव्य को हमने पढ़ा था, जिसका समय था 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। और कुछ प्रवृत्तियां द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में समान हैं, जैसे राष्ट्रीयता की चेतना, समाज सुधार, इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ, प्रकृति चित्रण वगैरह, ये काफ़ी कुछ समान मिलेगी। और कुछ काफ़ी अलग प्रवृत्तियाँ जो द्विवेदी युग की अपनी पहचान है और भारतेंदु युग की अपनी अलग पहचान है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो द्विवेदी युगीन जो साहित्यकार है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं श्रीधर पाठक को। आगरा में इनका जन्म हुआ था और 1858 में इनका जन्म, 1929 ईस्वी में इनका निधन। और इनके जो प्रबंध काव्य हैं अनुदित हैं, वो अंग्रेजी की कवि जो गोल्ड स्मिथ हैं उनके काव्यों को इन्होंने अनुवाद किया, जो ये 3 नीचे लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से। एक तो हर्मिट का इन्होंने अनुवाद किया एकांतवासी योगी के नाम शीर्षक से, और डिजर्टेड विलेज का इन्होंने अनुवाद किया उजड़ ग्राम शीर्षक से 1889 ईस्वी में। और ट्रेवलर श्रांत पथिक नाम से इन्होंने 1902 ईस्वी में अनुवाद किया। और कालिदास जी के ऋतु संहार का भी इन्होंने अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक जी की इन अनुदित रचनाओं के अतिरिक्त जो मौलिक रचनाएं हैं, प्रबंधात्मक, लघु प्रबंधात्मक कविताएं या रचनाएं जिनको कह सकते हैं हम, वो है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भक्ति विभा, गोखले प्रशस्ति, देहरादून, गोपिका गीत और भारत गीत, साथ ही मनोविनोद जो ब्रजभाषा में इन्होंने लिखी। और इनकी जो उजड़ ग्राम, कश्मीर सुषमा, ये ब्रजभाषा का इनको सफल कवि सिद्ध करती है। और अन्य रचनाएं जो है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई है। और ये द्विवेदी और भारतेंदु युग के एक तरह से समकालीन कवि हैं, यानी भारतेंदु युग में ये लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं प्रकृति चित्रण में, ये बहुत विख्यात कवि रहे हैं श्रीधर पाठक जी, जिसे एक उदाहरण यहाँ पर हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा बाल शशि यानी चंद्रमा,
व्योम की ओर था आ रहा। ये संदेह अटल कविता से हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और है यहाँ पर, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। यानी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। प्रकृति को सक्रिय मानवीय कार्य व्यापारों की तरह यहाँ दर्शाया गया है। पल पल पलटती, इसको पलती की जगह पलटती करते हैं, पलटती भेष यानी वेशभूषा अपनी चेंज करती हैं, अपने दृश्य बदलती हैं। क्षणिक छवि छिन छिन धारती, और क्षण भर में नवीन रूप धारण कर लेती है। कश्मीर सुषमा से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। दूसरे साहित्यकार की ओर बढ़ते हम श्रीधर पाठक के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके महिमामयी व्यक्तित्व के नाम पर ही इस काल का नामकरण हुआ है। 1861 ईस्वी में इनका जन्म है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ, और इनकी कुछ 4 रचनाएं यहाँ पर अनुदित हैं। जैसे कालिदास जी के कुमार संभव का इन्होंने कुमार संभव सार शीर्षक से 1902 ईस्वी में इन्होंने अनुवाद किया। और आपको प्यारे विद्यार्थियों ये सुज्ञात होगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो 1900 ईस्वी में होता है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 ईस्वी में इस सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं, जो 1920 ईस्वी तक संपादक रहते हैं। और इनकी कुछ और अनुदित रचनाएं हैं, जैसे गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी। और इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं महावीर प्रसाद जी की, वो देखिए काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप। प्यारे विद्यार्थियों आप इनको अच्छी तरह से याद करें। तीसरे प्रमुख साहित्यकार की ओर हम बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त। आपको सुज्ञात होगा, मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित हैं। और गुप्त जी ने जो एक अच्छी रचना लिखी है, वो भारतीयों को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने के लिए जन जागरण का जो संदेश देने वाली ये रचना है, इसी के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ, और आज लगभग 40 मौलिक काव्य इनके उपलब्ध होते हैं। 1964 में इनका निधन होता है। आपको पता हो तो प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का समय भी यही है, 1964 निधन का। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देख रहे हैं। रंग में भंग, समय इनके साथ में लिखा हुआ प्रकाशन वर्ष आप ध्यान दें, याद करें। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी आप याद कर लें, 10-12 कृतियाँ बहुत है जो आपको सरलता से याद रह सकती हैं। रंग में भंग, क्योंकि आपको संक्षिप्त परिचय ही देना है कवियों का। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती 1912 ईस्वी, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। आरंभिक तीनों चारों कृतियों का आप अच्छी याद रखें। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान, शकुंतला, पंचवटी, अनग, हिंदू, त्रिपथा, शक्ति, गुरुकुल, विकट भट्ट, साकेत, इसका समय याद रखें 1932 ईस्वी। यशोधरा, इसका भी समय याद रखें 1933 ईस्वी। द्वापर, सिद्धराज, नहुस, ये एक नाटक लिखा इन्होंने, इसका भी समय आप याद रखें 1940 ईस्वी। और कुणाल गीत, कावा करबला, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णुप्रिया, इसको भी याद रखें आप 1957। जय भारत को आप याद रखें 1952, ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ सही का निशान लगा रखा है। अंजलि, पद्य प्रबंध, मंगल भट्ट, जंकार, विश्व वेदना, त्रिपथगा, स्वदेश गीत, चंद्रहास, या लगभग 31 रचनाओं का मैंने उल्लेख किया है। इनकी लगभग 40 रचनाएं हमें मिलती हैं, और एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में ये विख्यात रहे हैं। भारत भारती ने इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त भारत भारती से इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और गुप्त जी की ये जो रचनाएं हैं, इनको हम विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त काव्य को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे विभिन्न धर्म संप्रदायों के आराध्य पुरुषों से संबंधित इन्होंने जो काव्य लिखे हैं, जैसे राम संबंधी जो काव्य हो, साकेत एक प्रबंध काव्य है। इसी तरह से पंचवटी, प्रदक्षिणा, और कृष्ण संबंधी इन्होंने काव्य लिखा द्वापर। वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य लिखा विष्णुप्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। इसी तरह से बौद्ध धर्म या बौद्ध मतों से संबंधित काव्य लिखा यशोधरा 1933 में। अनद, ये गीति नाट्य हैं। और सिख धर्म से संबंधित काव्य लिखा गुरुकुल। शाक्त धर्म से संबंधित शक्ति, और इस्लाम धर्म से संबंधित है कावा करबला। और
ये तो थे धर्म संप्रदायों के आराध्य पुरुषों से संबंधित काव्य। और महाभारत के पात्रों एवं प्रसंगों से संबंधित भी इन्होंने काव्य लिखे हैं, जैसे जयद्रथ वध 1910, सेरंध्री, वक संहार, वन वैभव, नहुस, हिडिम्बा, शकुंतला, तिलोत्तमा, जय भारत। और ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य लिखे हैं, जिनमें रंग में भंग, ये भग हो गया है, अनुस्वार लगा दें इसमें, भंग, सिद्धराज, पत्रावली, विकट भट्ट। समकालीन राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित भी इन्होंने काव्य लिखा, जैसे अंजलि और अर्धेय महात्मा गांधी से संबंधित हैं। इसी तरह से कुछ काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु पर भी आधारित इनके काव्य हैं, जैसे भारत भारती, बहुत विचार प्रदान और काल्पनिक दृष्टि से इन्होंने भारत भारती में भारत के लिए राष्ट्रीय चेतना, भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए इन्होंने नव जागरण का मंत्र फूंका इस कृति के माध्यम से। वैतालिक, हिंदू, अजीत, ऐसे काव्य इनके, यानी 5 भागों में इनकी समस्त रचनाओं को बांट करके हमने अभी पढ़ा, ताकि याद करने में आपको आसानी रहेगी। और मैथिली शरण गुप्त जी इतने विख्यात कवि हैं, तो इनकी कुछ पंक्तियाँ भी काफ़ी चर्चित हैं, जिनके ऊपर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये प्रसिद्ध गीत हैं यशोधरा खंड काव्य का। इसी तरह कवियों उठो, अब तो कवि कर्म की रक्षा करो, सब नीच भावों का हरण कर, उच्च भावों को भरो। ये भारतीय जनता में जोश जगाने की कोशिश ये पंक्तियाँ कर रही है, और कवियों को जगाने की कोशिश कर रही है कि अब तो कवि कर्म की रक्षा करो, और हीन भावों का तुम त्याग दो और उच्च भावों को अपनी लेखनी में भरो। ये यहाँ पर एक तरह से कवि समाज को ऊपर उठाने की बात की है कि अपने कर्म के प्रति सचेत हो जाओ। अगली जो पंक्ति है देखिए, हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। ये साकेत की पंक्तियाँ हैं, प्रभु राम के अवतार को लेकर के लिखी हुई। और इसी तरह से देखिए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जैसी पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं, भारत भारती की ये पंक्तियाँ हैं। हम इतिहास में कितने महिमा मंडित थे, और आज क्या हो गए अंग्रेज़ों की वजह से, दुर्दशा क्या हो गई हमारी, और आगे आने वाले हम सचेत नहीं हो तो आने वाले समय में हम क्या होंगे। अभी समय है, आओ आज हम सब मिलकर के इन समस्याओं के बारे में चर्चा करें। इसी तरह से आगे देखिए साकेत की पंक्ति, साकेत संदेश यहाँ मैं नई स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी सर्व सुख सुविधाओं से संपन्न इस भारत भूमि को बनाने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार होता है। इसी तरह से अगली जो पंक्तियाँ यशोधरा की देखिए, नारी जीवन को लेकर के उनकी दयनीय दुर्दशा का चित्रण करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है, उसे सम्मान दिलाने की कोशिश गुप्त जी ने की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ यशोधरा खंड काव्य की पंक्तियाँ हैं, जिसमें भारतीय नारी की जो दुर्दशा हो रही थी उसको ऊपर उठाने की इन्होंने कोशिश की है। और वैसे गुप्त जी ने इतिहास में जो उपेक्षित जितने भी नारी पात्र हैं, उन उपेक्षित नारी पात्रों पर लेखनी चला करके उनको सम्मान, इज्जत और उनके हक में लेखनी चलाई है। और देखिए एक साकेत की कुछ पंक्तियाँ, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। जैसी पंक्तियाँ यहाँ है, और ये केकई के संदर्भ में हैं। और मातृभूमि के प्रेम के प्रति भी देखिए, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस तरह की ये पंक्तियाँ। तो इन पंक्तियों का नीचे एक सूत्र दे रखा है, हम राम अबला सखी करते कवि संदेश। प्रथम शब्द को लेकर के सूत्र बनाए, तो इन पंक्तियों को आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ कर के आप जब स्कूल लेक्चर्स के एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे या इंटरव्यू देंगे शिक्षक का या व्याख्याता का, तो उस समय ये पंक्तियाँ आपको याद करनी पड़ेगी। और ये PDF नोट्स बड़ा महत्वपूर्ण हैं, जो हम लोगों के पढ़ाने की जो संपत्ति है वो यथावत आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रस्तुत हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा मैटर आपके मिलते हैं, और आप अच्छी तैयारी इनको करें, अच्छी तैयारी करें, इन्हें याद करें। अगले चौथे साहित्यकार की ओर हम बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के चौथे साहित्यकार हैं। अभी जैसे मैथिली शरण गुप्त को आपने पढ़ा, और मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के राम भक्त कवि हैं। जैसे भक्ति काल में तुलसी को राम भक्त कवि जाता है, उसी तरह से उन्होंने साकेत लिखा, तो उनको आधुनिक युग का राम भक्त कवि भी कहते हैं।
और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा था प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में। तो ये आधुनिक युग के कृष्ण भक्त कवि के रूप में विख्यात है। यह आधुनिक युग के इनको सूर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण को लोकनायक के रूप में चित्रित किया गया है, उनके सेवाभावी रूप को यहाँ दिखाया गया है। तो ये आधुनिक युग के सूर या आधुनिक युग के कृष्ण भक्त कवि के रूप में विख्यात है। और इनका जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के आजमगढ़ में हुआ था। और सम्राट की इनको उपाधि दी गई है, कवि सम्राट के नाम से ये हरिऔध जी विख्यात रहे हैं। इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृष्ण शतक, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, प्रिय प्रवास जो कृष्ण चरित्र जीवन चरित्र से संबंधित है, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रभा, रस कलश, ये जो उपरोक्त सभी रचनाएं जो है श्रृंगार रस से संबंधित हैं। और मुक्तक काव्य हैं इनके चौखे चौपदे, चुबथे चौपदे, पद्य प्रसून, बोलचाल, फूल पत्ते, ये इनके मुक्तक काव्य संग्रह। इन्होंने 3 प्रबंध रचनाएं भी लिखी है, जैसे प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित और 17 सर्गों में ये विभाजित हैं। परिजात 1937 ईस्वी में प्रकाशित 15 सर्गों में विभाजित। वैदेही वनवास सीता के ऊपर लिखा हुआ 18 सर्गों में विभाजित है, ये 1941 ईस्वी में प्रकाशित। और ये कुछ 2 पंक्तियाँ इनकी बहुत चर्चित हैं। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, यानी सूर्य अस्त होने की ओर था। गगन था कुछ लोहित हो चला, अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से पूरे आकाश का जो दृश्य है वो लालिमा युक्त हो गया। तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, यानी कमलिनियों के कुल के जो पति स्वामी है, वो सूर्य की जो प्रभा चमक है वो अब पेड़ों की ऊपरी शिखाओं पर या पहाड़ों की चोटियों पर ही नज़र आ रही थी, क्योंकि सूर्य अस्त होने को था। और ये प्रिय प्रवास की पंक्तियाँ हैं। और आगे अगले कवि की ओर हम बढ़ते हैं, 5वें कवि, और वो है आपके सिया राम शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज छोटे भाई थे, 10 वर्ष उनसे छोटे थे। और इनके काव्य ग्रंथों का जो रचना क्रम है वो इस प्रकार हैं: मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, देनिकी, नकुल, नोआखाली, जय हिंद, गीता संवाद आदि। ये भी गांधीवाद से प्रेरित कवि हैं, सियाराम शरण गुप्त जी भी। और अगले जो कवि हैं रामचरित उपाध्याय, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, रामचरित चंद्रिका, रामचरित चिंतामणि जिसमें 25 सर्ग हैं और राम का समस्त चरित्र इसमें चित्रित हैं। जैसे कुछ पंक्तियाँ इनकी चर्चित है जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुशल से रहना यदि है तुम्हें, कुशल से रहना यदि है तुम्हें धनुज, यानी राक्षसों को संबोधित करके, तो फिर गर्व ने कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, यानी प्रभु श्री राम के शरण में गिर जाओ, शरण में आ जाओ। निबल के बल केवल राम है, अर्थात निर्बलों के बलवान प्रभु श्री राम है, और राक्षसों तुम निर्बल हो, गर्व मत करो, तुम प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। अगले कवि 7वें लोचन प्रसाद पांडेय, और इनकी रचनाएं हैं मेवाड़ गाथा, मृगी दुख मोचन, ये 2 प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, ये छोटे छोटे लघु लघु प्रबंध काव्य इनके हैं। और 9वें कवि की ओर हम बढ़ते हैं, नाथुराम शर्मा शंकर, 1858 ईस्वी में इनका जन्म। और कविता कामिनी कांत इनको उपाधि मिली, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर की उपाधियों से ये सम्मानित हुए हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक गर्भ रंडा रहस्य जो विधवाओं की दुर्दशा एवं देव मंदिरों के दुराचारों पर आधारित हैं, और एक रचना संकट सर्वस्व। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में कुछ बचे हुए शेष कवियों को हम संक्षिप्त रूप में पढ़ते हुए इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।